हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे ईथर। इसके पिछले वीडियो में ईथर का सामान्य इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका वर्गीकरण और साथ ही साथ उसका साधारण नाम, आईपीएससी नाम और दोस्तों कौन कौन से साम्यता उसमें देखने को मिलता है, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं पढ़े हैं, देखे हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईथर बनाने की सामान्य विधि, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को हम सामान्य विधि से कैसे प्राप्त करेंगे, इन सभी मेथड को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल के माध्यम से कक्षा 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा डिटेल से चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ करके आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। ईथर बनाने की सामान्य विधि है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों ईथर के बनाने का सबसे पहला तरीका हम लोग सबसे पहले देखेंगे विलियमसन संश्लेषण के द्वारा। यानी कि दोस्तों विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी होता है, इसी को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपके कौन कौन से प्रश्न जनरेट होंगे और कितना प्रश्न आप बना सकते हैं। पहला नंबर आप ईथर भी बना सकते हैं, दूसरा नंबर आप पेपर में पूछा जाएगा कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, तब भी आपका उत्तर यही होगा जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो दोस्तों वो देखते हैं विलियमसन संश्लेषण यानी कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है। दोस्तों जब सोडियम और पोटेशियम, सोडियम अथवा पोटेशियम एल्कॉक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। और ईथर बनने की इस अभिक्रिया को कहा जाता है बेंजीलियम संश्लेषण अभिक्रिया। यानी दोस्तों इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जब परिभाषा इसका लिखना चाहे दोस्तों लिख सकते हैं, जब सोडियम अथवा पोटेशियम, सोडियम अथवा पोटेशियम एल्कॉक्साइड, सोडियम अथवा पोटेशियम एल्कॉक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ, यानी कि दोस्तों एल्कॉक्साइड को सोडियम अथवा पोटेशियम एल्कॉक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं, तब ईथर बनता है। ईथर बनने की इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब सोडियम अथवा पोटेशियम एल्कॉक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर बनता है। ईथर बनने की इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों आइए इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका है सोडियम अथवा पोटेशियम एल्कॉक्साइड, जैसे RONA का मतलब हो जाएगा सोडियम एल्कॉक्साइड की क्रिया हम लोग कराते हैं किसके साथ, एल्किल हैलाइड, यानी कि दोस्तों R और X के साथ गर्म करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या हमें देखने को मिलता है, हमें क्या प्राप्त करना है, ईथर प्राप्त करना है। तो दोस्तों यहाँ से Na हो जाएगा और यहाँ से NaX क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि दोस्तों NaX क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और यहाँ से ROR, यानी दोस्तों ROR यह एक प्रकार का क्या होता है, ईथर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, जहाँ इसमें हमें लिख सकते हैं, जहाँ
R इसमें क्या है, एल्किल समूह है, जहाँ R है आपका एल्किल समूह। और दोस्तों X के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, स्पेशली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होता है, लेकिन उसमें फ्लोरीन यूज नहीं किया जाता है, अब क्रियाशील नहीं होता, इसलिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी दोस्तों एल्किल समूह में क्या हो सकता है, जैसे एल्किल समूह की अगर बात करें, एल्किल समूह में CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड। इस सूत्र में रखने के बाद जो सूत्र प्राप्त होगा वो सभी एल्किल समूह, जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड, तो दोस्तों इसका नाम होता है मेथिल। अगर n बराबर 2 रखेंगे दोस्तों, n बराबर 2 रखेंगे तो मिलेगा CH3 फिर CH2, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल। अगर n बराबर 3 रखेंगे तो दोस्तों मिलेगा C3H 3 दूना 6 1 7 7, यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाता है प्रोपिल। यही सब आपका एल्किल समूह के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों आइए इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, जैसे फर्स्ट R के स्थान पर दोस्तों लेते हैं CH3 फिर ONA और प्लस यहाँ भी लेते हैं CH3 और X के स्थान पर I अगर यूज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से Na और यहाँ से I क्या निकल जाएगा, NaI निकल जाएगा, यहाँ से NaI हम लोग बाहर कर देंगे, सोडियम आयोडाइड इसका नाम होता है। और दोस्तों यहाँ CH3OCH3 यानी दोस्तों CH3 फिर OCH3, तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है सोडियम एथॉक्साइड, सॉरी मेथ है, यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है CH3 से मेथिल, तो मेथिल और I से आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। दोस्तों अगर दूसरे एग्जाम्पल, दूसरा नंबर है जैसे आपका CH3 फिर CH2 फिर O और यहाँ पर लेते हैं सोडियम और प्लस इसकी दोस्तों क्रिया कराना है CH3I के साथ, दोस्तों क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से I, NaI बाहर हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, NaI हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। और दोस्तों यहाँ से मिलेगा CH3 फिर CH2 फिर OCH3, यानी दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल, O से होता है ईथर, एथिल मेथिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। तो दोस्तों इस तरह से हम अलग अलग रख करके, दोस्तों अगर इस मेथड के द्वारा हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर जैसे CH3 फिर CH2 फिर O, यहाँ पर Na और दोस्तों यहाँ से CH3 CH2 फिर दोस्तों I, इसको दोस्तों क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो दोस्तों गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से I, NaI निकल जाएगा और यहाँ से दोस्तों जोड़ देंगे CH3 फिर CH2 फिर O, CH2 फिर CH3 फिर प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड हो जाएगा और इसका नाम दोस्तों हो जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। दोस्तों यहाँ पर सोडियम के स्थान पर हम लोग पोटेशियम भी यूज कर सकते हैं, इसका दोस्तों नाम लिखना चाहे तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेथेट एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मेथिल, I से आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। और इसका भी दोस्तों नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा CH3 CH2 होता है एथिल, I से आयोडाइड, एथिल आयोडाइड हो जाएगा। दोस्तों सोडियम का स्थान पर पोटेशियम भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या इसको लिखना चाहे दोस्तों
CH3 फिर CH2 फिर O, यहाँ पर K पोटेशियम, और यहाँ पर दोस्तों CH3 फिर CH2 फिर यहाँ पर I, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से K और यहाँ से I बाहर हो जाएगा, KI पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से क्या बचेगा, CH3 फिर CH2 फिर O फिर CH2 फिर CH3। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। और दोस्तों इसका भी नाम लिख सकते हैं पोटेशियम, केस होता है क्या, पोटेशियम, और इसका नाम हो जाता है एथॉक्साइड, पोटेशियम एथॉक्साइड, और इसका नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। और दोस्तों इस तरह से हम लोग अलग अलग रख करके अलग अलग ईथर कंपाउंड को प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसी अभिक्रिया को कहा जाता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, यानी कि दोस्तों इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसी अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यह अभिक्रिया आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन विधि को देखते हैं। दोस्तों दूसरा मेथड को देखते हैं ईथर के प्रिपरेशन में। दूसरा मेथड है एल्यूमिना अथवा एल्युमिनियम उत्प्रेरक द्वारा ईथर के निर्जलीकरण में, उत्प्रेरक के द्वारा ईथर में निर्जलीकरण हम लोग कैसे करेंगे, ईथर के निर्जलीकरण के द्वारा हम लोग प्राप्त करेंगे। दोस्तों इसमें उत्प्रेरक प्रयोग करना है एल्यूमिना अथवा एल्युमिनियम फास्फेट, यानी कि दोस्तों एल्युमिनियम यहाँ पर दोस्तों जोड़ लीजिएगा फास्फेट, एल्युमिनियम फास्फेट। दोस्तों ये आपका एल्युमिना होता है Al2O3 हो जाएगा, और AlPO4 एल्युमिनियम फास्फेट, यानी कि ये दोनों उत्प्रेरक का हमें क्या करना है, यूज करके हमें ईथर प्राप्त करना है। तो दोस्तों इसके लिए करेंगे क्या, हमें दो प्रकार के ईथर का यानी कि एल्कोहल का यूज करना है। जैसे आपका एथिल एल्कोहल का दो अणु लेते हैं, जैसे दोस्तों ईथर यानी कि एथिल एल्कोहल जैसे है आपका C2H5 फिर OH है, इसी को पलट करके यहाँ पर लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से HO और C2H5 लिख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में एल्यूमिना प्रयोग करेंगे, एल्यूमिना मतलब Al2O3, यानी कि दोस्तों जब एल्यूमिना उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर टेम्परेचर लिया जाता है 240 सेंटीग्रेड से 260 सेंटीग्रेड ताप पर। तो दोस्तों यहाँ पर निर्जलीकरण होता है, वाटर रिमूव होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाता है। और दोस्तों यहाँ से C2H5 O C2H5, यानी कि दोस्तों C2H5 फिर O C2H5, और दोस्तों यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर, यानी कि जल निकल जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है, डाई एथिल ईथर, और प्लस क्या निकला है, जल, डाई एथिल ईथर और जल। और दोस्तों ये क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, यानी कि दोस्तों एथिल एल्कोहल का कितना अणु इसमें इस्तेमाल किया गया है, एथिल एल्कोहल का इसमें दो अणु देखने को मिलता है। ये आपका है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का दो अणु इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जब इस पॉइंट को भी लिखते चलिएगा, जब एथिल एल्कोहल को एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिना Al2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में 240 से 260 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। या दोस्तों एल्यूमिना के स्थान पर हम लोग उत्प्रेरक यूज कर सकते हैं एल्युमिनियम फास्फेट। तो इसका एग्जांपल दोस्तों अगर हम लोग यूज करेंगे जैसे C2H5 फिर OH है,
फिर यहाँ पर हमें लेना है HOC2H5। दोनों में अंतर दोस्तों क्या है, जब एल्युमिनियम फास्फेट यानी कि जब एल्युमिनियम फास्फेट AlPO4 यूज करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर 300 सेंटीग्रेड 350 सेंटीग्रेड लेना पड़ेगा। यानी कि एल्युमिनियम फास्फेट जब यूज करेंगे तो 350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। जब एल्यूमिना लेंगे तो 240 से 260 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो दोस्तों यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा जल, और दोस्तों बनेगा C2H5OC2H5, और दोस्तों यहाँ से वाटर रिमूव होगा यानी कि जल यहाँ से निकल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। यानी कि दोनों में बस अंतर क्या होता है, टेम्परेचर का अंतर होता है, और दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल एल्कोहल। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिख सकते हैं, जब एथिल एल्कोहल को एल्युमिनियम फास्फेट की उपस्थिति में 350 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है या डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों अगर इस विधि के द्वारा हमें डाई मेथिल ईथर प्राप्त करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ये इसको भी देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में डाई मेथिल ईथर हमें प्राप्त करना है तो दोस्तों यहाँ पर हमें लेना होगा मेथिल एल्कोहल CH3OH और प्लस यहाँ पर OH, यानी कि इस तरह से लिखेंगे HO और CH3, और यहाँ पर उत्प्रेरक यानी कि Al2O3 यूज करेंगे तो टेम्परेचर लेंगे 240 से 260 सेंटीग्रेड। जब दोस्तों AlPO4 यूज करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर लेंगे 350 सेंटीग्रेड। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाता है OH और यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है, यहाँ से बनता है CH3 फिर OCH3 और प्लस यहाँ से H2O निकलता है। दोस्तों इसका नाम हो जाता है डाई मेथिल ईथर और प्लस यहाँ से क्या निकल जाता है जल। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब ईथर हमें प्राप्त करना है तो एल्यूमिना और एल्युमिनियम फास्फेट उत्प्रेरक द्वारा ईथर हम बना सकते हैं। बस दोनों में अंतर क्या होता है, जब एल्यूमिना उत्प्रेरक यूज करेंगे तो उसमें टेम्परेचर 240 से 260 यूज करेंगे, जब एल्युमिनियम फास्फेट यूज करेंगे तो टेम्परेचर 350 लेंगे। तो इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं। दोस्तों ईथर बनाने की जो तीसरा मेथड है, जब एल्किल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके भी हम ईथर को बना सकते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं, जैसे आपका एल्किल आयोडाइड यूज करना है, जैसे RI किसके साथ Ag2O के साथ दोस्तों क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से I, यहाँ से AgI, तो दोस्तों AgI यहाँ से निकल जाएगा AgI, यानी कि 2 AgI है, 2 से गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ पर 2 AgI हो जाएगा। तो दोस्तों R का 2 अणु यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा ROR। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं, जब एल्किल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। अब दोस्तों इस मेथड के द्वारा हमें प्राप्त करना है डाई एथिल ईथर प्राप्त करना है। तो दोस्तों क्या हम इसे बना सकते हैं इस मेथड के द्वारा, आइए देखते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, जैसे आपका लेते हैं C2H5I और यहाँ पर है Ag2O, यानी कि दोस्तों एथिल आयोडाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल I से होता है आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। दोस्तों यहाँ से Ag और यहाँ से 2I, तो दोस्तों AgI 2 AgI यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ से क्या बनेगा C2H5 फिर OC2H5, यानी कि C2H5 होगा कितना मालिक्यूल है, 2 मालिक्यूल है, 1 ऑक्सीजन है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड,
सिल्वर आयोडाइड। इस तरह से हम लोग इस मेथड के द्वारा भी डाई एथिल ईथर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें प्राप्त करना है डाई मेथिल ईथर तो दोस्तों कैसे प्राप्त करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप लेंगे 2CH3 फिर I और दोस्तों यहाँ पर है Ag2O। इसको दोस्तों क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो 2 Ag और 2 I तो दोस्तों AgI हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा CH3 फिर OCH3 और यहाँ से प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा 2AgI, यानी दोस्तों ये आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मेथिल आयोडाइड और इसका नाम हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड। तो दोस्तों इस तरह हम लोग अलग अलग प्रकार की ईथर को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के हम लोग एल्किल आयोडाइड को ईथर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे। आर के स्थान पे एल्किल समूह हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के रखते जाएंगे। चाहे हमें डाई एथिल ईथर बनाना हो, चाहे एथिल मेथिल ईथर बनाना हो, तो एथिल मेथिल ईथर बनाने के लिए यानी कि दोस्तों एथिल मेथिल ईथर यहाँ से बन सकता है कि नहीं, तो दोस्तों नहीं बन सकेगा क्योंकि आर ही एक है, यानी कि आर को अलग अलग होना चाहिए एथिल मेथिल ईथर बनाने के लिए। यानी कि इस मेथड के द्वारा केवल सममित ईथर या सरल ईथर ही बनाया जा सकता है और साथ ही साथ सिल्वर आयोडाइड इसमें निकलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चौथे मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों ईथर बनाने की जो चौथा मेथड है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा निर्जलीकरण के विधि के द्वारा भी हम ईथर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है ईथर बनाने का। दोस्तों आइए जैसे देखते हैं, यह अभिक्रिया दोस्तों दो पदों में होता है। पहला पदों में क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, जैसे इसको देखेंगे तो यह अभिक्रिया दो पदों में होता है और इसमें जो टेम्परेचर लिया जाता है 140 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और एल्कोहल इसमें यूज किया जाता है। जैसे आप स्पेशली इसमें यूज करते हैं एथिल एल्कोहल, जैसे होता है C2H5, यानी कि दोस्तों इसमें यूज करते हैं C2H5OH और इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं सांद्र H2SO4, ये आपका है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और दोस्तों यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा 140 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर दोस्तों गर्म करते हैं, तो यहाँ से H2SO4 को हम H लिख सकते हैं, यहाँ से H, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा C2H5HSO4, यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे और यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O, जल यहाँ से निकल जाएगा। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब दोस्तों इसका पुनः क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 यानी कि फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में पुनः इसका क्या करते हैं H2SO4 के साथ गर्म कर देते हैं, H2SO4 यानी कि HSO4 और प्लस दोस्तों इसकी क्रिया कराते हैं एथिल एल्कोहल, यानी कि पुनः इसके साथ अब क्रिया कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका हो जाएगा HOC2H5। इसी पार्ट को हम पलट करके लिखे हैं, तो दोस्तों यहाँ से H और H2SO4 बाहर हो जाएगा। टेम्परेचर सेम 140 सेंटीग्रेड यूज करना है, तो दोस्तों H2SO4 बाहर हो जाएगा, यहाँ से बनेगा C2H5 फिर OC2H5 और यहाँ से H2SO4। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि H2SO4 यहाँ पर भाग लिया और लास्ट में बाहर हो गया। इसका मतलब यह हुआ है कि ये उत्प्रेरक का काम किया है। तो दोस्तों यह क्या प्राप्त हुआ है, डाई एथिल ईथर और यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निकल गया है। या दोस्तों इस अभिक्रिया को अगर लिखना चाहे अथवा तो इस अभिक्रिया को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे सबसे शार्ट तरीका में हम लोग लिखना चाहे तो जैसे है आपका C2H5 फिर OH है और इसी को पलट कर लिखते हैं HOC2H5 और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करेंगे सांद्र H2SO4 टेम्परेचर रहेगा 140 सेंटीग्रेड। तो दोस्तों यहाँ से OH और यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, यहाँ से बनेगा C2H5 फिर OC2H5 और प्लस यहाँ से H2O। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर और यहाँ से क्या हो जाता है जल। तो दोस्तों दो स्टेप में भी हम कर सकते हैं या एक स्टेप में, और टेम्परेचर इसमें जो यूज करना है 140 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करना है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर इसमें प्रयोग
नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जब एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तब डाई एथिल ईथर बनता है। यानी कि दोस्तों इसमें अधिक के रूप में, अधिक मात्रा में एथिल एल्कोहल इसमें यूज करना है। यानी कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा अधिक के मात्रा में, अधिक के मतलब अधिक मात्रा में आपका होगा एथिल एल्कोहल अधिक मात्रा में, और कम मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हमें लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग अधिक मात्रा में एथिल एल्कोहल और कम मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके लगातार ईथर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह लगातार ईथर प्राप्त करने की क्रिया को अविरत ईथरीकरण अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है। इसका जो नाम होता है दोस्तों, इसका नाम लिखा गया अविरत ईथरीकरण विधि। यानी दोस्तों इसको लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर बनाने की यह विधि अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि एथिल एल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लगातार मिलाकर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर लगातार ईथर प्राप्त करते हैं। यानी दोस्तों लगातार इसमें एथिल एल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यूज करके हम लोग लगातार ईथर प्राप्त करने की विधि को अविरत ईथरीकरण विधि भी कहते हैं। यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा हम लोग क्या किए, इसमें टेम्परेचर दोस्तों याद रखना है 140 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 140 से जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर यूज करेंगे तो यह डाई एथिल ईथर में न चेंज होकर के एल्कीन में चेंज हो जाता है। तो नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 से जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर यूज करते हैं तो जो एथिल एल्कोहल होता है वह एल्कीन में चेंज होता है। इसलिए हमें टेम्परेचर जो यूज करना है केवल 140 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही हमें यूज करना है। इस पॉइंट को भी आप नोट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग 4 मेथड को स्टडी किए और दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर को आप बेहतर समझ चुके होंगे। दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है, साथ ही साथ उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उसका उपयोग क्या होता है। इन सभी कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में देखेंगे। इसी तरह के बने रहिएगा और साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।